दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। रेलवे अप्रेंटिस की पोजीशंस आई हैं 1646। तो भाई नंबर तो बहुत बड़ा है। 1646 पोजीशंस, 1646 पोजीशंस। फिटर ग्रेड है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, पेंटर है, प्लम्बर है और भी दूसरे ट्रेड्स हैं। और मैट्रिक प्लस आईटीआई इसकी रिक्वायरमेंट है। 15 से 24 साल की एज लिखा है और अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर में होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ मेरिट लिस्ट बनेगी। आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के बेसिस पे आपको स्लॉट अलॉट हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है 10 फरवरी 2024 की लास्ट डेट है। मैंने एक वीडियो पहले भी पोस्ट किया था आपको अवेयर करने के लिए, लेकिन दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि 10 फरवरी की डेट है और अभी लगभग 20 दिन बचे हैं। तो जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है। एक मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इसका आप मतलब समझिए। एग्ज़ाम नहीं होने का मतलब ये है कि पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैं और 1646 पोजीशंस हैं। तो ये भी संभव हो सकता है कि अगर आपका मेरिट अच्छा है तो उसमें आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। ये इसका इंडिकेशन है। तो जिन भी लोगों के मार्क्स जो अच्छे हैं और अप्रेंटिस करना चाहते हैं रेलवे में, रेलवे आप सब जानते हैं कि बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और सीखने को भी बहुत अच्छा मिलता है और नौकरी के भी बहुत अच्छे एवेन्यूज़ रहते हैं अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं। फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, पेंटर, प्लम्बर, अलग-अलग टाइप के ट्रेड हैं। 15 से 24 साल एज है और सारी की सारी पोजीशंस राजस्थान में हैं। अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या कहती है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे पोर्टल है और एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स क्या-क्या बोलती हैं। तो चल के पहले एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, फिर इसमें मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि फॉर्म कैसे भरना है, किस पोर्टल पे जाना है और फ़ी कैसे सबमिट करनी है। सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने एडवर्टाइजमेंट पोस्ट किया। 2 जनवरी 2024 को पोस्ट किया था। जैसा मैंने बताया, मैंने पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया था। लेकिन क्योंकि लास्ट डेट बची है तो मैं आपको एक दोबारा से रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। जिन लोगों ने पहले नहीं देखा होगा वो इसको पूरा डिटेल में देखें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें 10 फरवरी की डेट है। 10 फरवरी को आपका एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगा। अभी आपके पास 15-20 दिन बचे हैं, तो उसमें डेफ़िनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं 10 फरवरी 2024। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होना है, कोई फ़िज़िकल एप्लीकेशन आपको सबमिट नहीं करना है। और जो सबसे सुंदर चीज़ है वो ये है कि 1646 इसमें स्लॉट्स हैं, 1646 पोज़ीशंस हैं। तो अप्रेंटिस के लिए क्या होने वाला है और क्या इसकी डिटेल्स हैं, थोड़ा-सा और आगे चलेंगे, तो इसमें हमको देखने को मिलेगा कि मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे पहला जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, कोई टेस्ट नहीं होना है, किसी प्रकार का कोई इवैल्यूएशन नहीं होना है, सिर्फ़ आपकी मेरिट लिस्ट देखी जाएगी और मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपके ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द मैट्रिकुलेशन। तो जो आपके मैट्रिकुलेशन में 50% के मार्क्स और फिर जो आपके आईटीआई के मार्क्स हैं, जिस भी ट्रेड में आपने किया है वो ऐड होने हैं। 50% मैट्रिक के मार्क्स और 50% आईटीआई के मार्क्स, इस टाइप से मार्क्स आपके ऐड हो जाने और वो ऐड होने के बाद जितना आपका मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हैं तो आपको इसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। और फिर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सारे के सारे सब्जेक्टों को जोड़ा जाएगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि 3 ही सब्जेक्ट जोड़ेंगे या 2 ही जोड़ेंगे। जो आपके परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाएगा, ये इसमें लिखा है अलग से। तो इस डिटेल को आप देख लें और फिर आगे चलते हैं। इसमें लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको सबमिट करनी है। पहले आपको रजिस्टर करना होगा और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पे जाके और फिर आप सबमिट कर पाएँगे। रजिस्टर कैसे करना है ये मैं आपको बताऊँगा अभी, करके देखेंगे पोर्टल पे जाके कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। पहले देख लेते हैं कि किन-किन डिविजन्स में है। तो इसमें भई जो डिविजनल रीजनल मैनेजर डीआरएम अजमेर, डीआरएम बीकानेर, डीआरएम जयपुर और डीआरएम जोधपुर, इन सब ऑफिसेज़ में इनकी पोज़ीशंस हैं, इन सब लोकेशंस में। और बीटीसी कैरेज अजमेर, बीटीसी लोको अजमेर, कैरेज वर्कशॉप बीकानेर और कैरेज वर्कशॉप जोधपुर, इन सब जगहों में आपका पोज़ीशंस आई हैं। कैसे-कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है इन सब लोकेशंस में, ये देख लेते हैं। पहले इसको थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये थोड़ा-सा इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। लो जी साहब, ये दिख गया हमको। और
अब आपको कंप्लीट दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आता है डीआरएम ऑफिस, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अजमेर। अजमेर में कितनी सीट्स होने वाली है भाई, इसको आप थोड़ा सा देख लें पहले। तो इलेक्ट्रिकल की हैं आपके पास 30 वैकेंसी, जिसमें से 13 अनरिजर्व्ड हैं। इलेक्ट्रिकल पावर की हैं 30 वैकेंसी, 13 अनरिजर्व्ड हैं। इलेक्ट्रिकल टीआरडी की हैं 40 वैकेंसी, 16 अनरिजर्व्ड हैं। कारपेंटर इंजीनियरिंग की हैं 25 वैकेंसी, 25 वैकेंसीज, 10 अनरिजर्व्ड हैं। पेंटर इंजीनियरिंग की हैं 20 वैकेंसीज, 8 अनरिजर्व्ड हैं। मैसन इंजीनियरिंग की हैं 30 वैकेंसीज, पाइप फिटर की हैं 20, और फिटर CNW की हैं 50, जिसमें से 20 अनरिजर्व्ड हैं। कारपेंटर मैकेनिकल की हैं 25 वैकेंसी, जिसमें से 10 अनरिजर्व्ड हैं। डीजल मैकेनिक की हैं 132 वैकेंसी, 53 अनरिजर्व्ड है। कुल मिला के 402 वैकेंसीज जो हैं ये हमारी डीआरएम ऑफिस अजमेर की हैं, 402 वैकेंसीज। तो 402 स्लॉट्स हैं डीआरएम अजमेर के, और इसमें मांगा है इन्होंने ITI पास इन रेलिवेंट ट्रेड टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन। तो जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी ट्रेड में आपने ITI कर रखी है, उसी में ही आप अप्लाई कर पाएंगे, ये इसमें बताया गया। और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, और उसके बाद SC ST OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन लिखा है, वो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में आएंगे। लेकिन 402 वैकेंसीज सिर्फ अजमेर की हैं, ये इसमें मेंशन्ड है। अब चलते हैं डीआरएम ऑफिस बीकानेर, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बीकानेर। तो बीकानेर में कितनी पोजीशंस हैं ये देखते हैं। फिटर मैकेनिकल की हैं टोटल 190 वैकेंसीज, 77 इसमें से अनरिजर्व्ड हैं। पावर इलेक्ट्रिशियन की है 69, 28 अनरिजर्व्ड हैं। इलेक्ट्रिशियन कोचिंग की है 89 और 36 इसमें से अनरिजर्व्ड हैं। इलेक्ट्रिशियन TRD की हैं 54, 22 अनरिजर्व्ड हैं। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के हैं 19, 8 अनरिजर्व्ड हैं। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक मैकेनिकल की हैं 3, जिसमें से 2 अनरिजर्व्ड हैं। 424 वैकेंसीज इसमें भी हैं, ये है मंडल रेल कार्यालय बीकानेर। तो हमारे पास अजमेर में 402 वैकेंसीज थी और बीकानेर में 424 वैकेंसीज हैं, ये है। तीसरा आता है मंडल रेल कार्यालय जो है जयपुर, डीआरएम ऑफिस जयपुर। तो जयपुर में कितनी है इसको देख लेते हैं। जयपुर में मैकेनिकल की हैं 274 फिटर की, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है उसकी 85 हैं, और जिसमें से 23 अनरिजर्व्ड हैं। फिर गैस इलेक्ट्रिशियन की हैं 88, जिसमें से 36 अनरिजर्व्ड हैं। वैसे ही 41 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल TRD की, 17 अनरिजर्व्ड हैं, और टोटल 488 वैकेंसीज हैं जयपुर में भाई साहब, सबसे ज़्यादा, जिसमें से कि आपकी जो 198 वैकेंसीज हैं वो अनरिजर्व्ड है। डीआरएम ऑफिस जोधपुर में देखते हैं। जोधपुर में अगर देखेंगे तो जोधपुर में थोड़ी कम है, 67 वैकेंसीज टोटल है, जिसमें से 25 अनरिजर्व्ड हैं। अब 67 वैकेंसीज किसकी हैं? डीजल मैकेनिकल की हैं, CNW की है, इलेक्ट्रिकल AC, इलेक्ट्रिकल TL और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी, अधिकतर वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की हैं। 67 वैकेंसीज हमारी जोधपुर में है। तो इनके लिए भी ITI पास इन रेलिवेंट ट्रेड ये है, और इसमें आप रिजर्वेशन का रोस्टर देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए कैसे रिजर्व। फिर आता है BTC कैरेज अजमेर, इसमें 88 वैकेंसीज टोटल हैं, पेंटर, फिटर और वेल्डर की हैं, जिसमें से कि 33 अनरिजर्व्ड हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज हैं 25, जिसमें से 13 अनरिजर्व्ड। ये सब हमारी हैं BTC कैरेज अजमेर में। फिर BTC लोको अजमेर में जो है 56 वैकेंसीज हैं, जिसमें से डीजल मैकेनिक, फिटर और वेल्डर की हैं। 56 वैकेंसीज टोटल हैं, 22 अनरिजर्व्ड हैं, और बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए SC SC ST OBC और EWS के लिए रिजर्व्ड हैं। कैरेज वर्कशॉप बीकानेर में अगर हम लोग देखते हैं तो कैरेज वर्कशॉप बीकानेर में 29 वैकेंसीज हैं टोटल। 29 वैकेंसीज में से 11 जो हैं ये अनरिजर्व्ड हैं, और फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन की पोजीशंस हैं। 13 फिटर की हैं, 8 वेल्डर की हैं और 8 ही इलेक्ट्रिशियन की हैं। ये है कैरेज वर्कशॉप बीकानेर। अब जोधपुर में चलते हैं। तो कैरेज वर्कशॉप जोधपुर में कितनी वैकेंसीज है? टोटल 67 वैकेंसीज हैं, 67, और 67 में से जो फिटर की हैं वो 28 हैं, कारपेंटर की 15, वेल्डर की 8, पेंटर की 8, मैकेनिक मशीन टूल्स की 5 और मैकेनिस्ट की हैं 3। कुल मिला के 67 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 13 जो है वो अनरिजर्व्ड हैं और बाकी SC ST OBC के लिए रिजर्व्ड। तो आप लोग अपने ट्रेड के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका स्पेशलाइजेशन किस में है और किस ट्रेड में आपने ITI किया है, उसके हिसाब से अलग अलग लोकेशंस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया है। और
आगे इसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी लिखा है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरीज के लिए क्या कंडीशंस होंगी। फॉर्म के लास्ट में बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हैं, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग कैटेगरी वाले हैं, एससी वाले, एसटी वाले और पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, तो इनके लिए इनको कौन सा फॉर्म सबमिट करना होगा, इनको किस फॉर्मेट में अपना जो कंसेशन ये लेना चाहते हैं रिजर्वेशन का, वो किस फॉर्मेट में सबमिट करना होगा, ये भी इसमें लिखा है। लेकिन उससे पहले चलते हैं, देखते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में लिखा है कि आप 15 साल की आपकी उम्र हो जानी चाहिए और 24 साल से कम होनी चाहिए। 10 फरवरी 2024 कट ऑफ डेट है। 10 फरवरी 2024 तक आप 15 और 24 साल के बीच में होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो अपर एज लिमिट है वो 5 साल रिलैक्स की जाएगी SC ST के लिए और 3 साल OBC कैंडिडेट के लिए, इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन इसमें मिल सकता है एज पर रूल्स, ये इसमें लिखा है। तो 5 साल SC ST के लिए, 3 साल OBC के लिए और 10 साल रिलैक्सेशन मिलेगा आपको पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो SC वाले कैंडिडेट लगभग 29 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं, SC ST वाले। OBC वाले कैंडिडेट लगभग 27 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लगभग 34 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके हिसाब से मेंशन्ड है, लेकिन स्पेसिफिक डिटेल्स आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब लिखा है कि एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन क्या होगी और किस कैटेगरी में वो आएगा, ये सब चीज़ें भी इसमें मेंशन्ड है, उसको आप पढ़ लें और अपना एलिजिबिलिटी पहले चेक कर लें। मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होने वाली है, तो इसमें लिखा है कि आप 10th पास होने चाहिए और कम से कम आपके 50% नंबर होने चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। 10वीं पास अगर आप हैं, 50% है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और फिर आपके पास जो ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन नोटिफाइड ट्रेड, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये इसमें लिखा है। फिर आता है पेमेंट ऑफ फीस। फी कितनी लगेगी फॉर्म भरने के लिए, तो जो तो SC ST और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए कोई फीस नहीं। SC ST, फिर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और जो वुमेन कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए कोई फीस नहीं होगी। लेकिन दूसरे लोगों के लिए 100 रुपये फीस होगी, मात्र 100 रुपये फीस है इसके लिए, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और फ़ी कैसे सबमिट करना है, ये भी RRC जयपुर के पोर्टल पे जाके आप फ़ी सबमिट करेंगे तो ऑनलाइन फ़ी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप सबमिट कर पाएंगे। ये सारा का सारा डिटेल लिखा है, इसमें जाएंगे बाद में देखेंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये सब चीज़ आप देख लीजिए। तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इन सब चीज़ों से अपना अकाउंट का डिटेल से आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फिर आता है कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, तो उसके बारे में डिटेल लिखी है। तो जो लोग इसका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, जो इसमें इस कैटेगरी में आते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले में, तो वो इन सब डिटेल्स को पहले पढ़ लें अच्छे से और फिर ही जाके अप्लाई करें, ताकि आपका बाद में एक्सक्लूजन ना हो। तो विजुअली इम्पेयर्ड किसको कहा जाएगा, हियरिंग इम्पेयर्ड किसको कहा जाएगा, मल्टीपल डिसेबिलिटी किसको कहा जाएगा, ये सब चीज़ इसमें लिखा है। फिर आता है हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाई विजिटिंग RRC जयपुर। ये हम लोग करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको rrcjaipur.in पे जाना है और वहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या फॉर्मेट पूछे जाएंगे वो मैं बताऊँगा। और फिर आपके पास एक लॉगिन ID जनरेट हो जाएगा और जब आपके पास लॉगिन ID आ जाएगा उसके बाद अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और आपके पास जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस टाइम पे आधार कार्ड होना चाहिए, 12 डिजिट का आधार कार्ड होना चाहिए, और अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो 28 डिजिट का जो आधार एनरोलमेंट नंबर होता है वो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें। कोई आपके पास गवर्नमेंट ID होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ लिखा है। और आपके पास फादर्स नेम एग्जैक्ट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है एग्जैक्ट, और मैट्रिकुलेशन के हिसाब से जैसा आपने लिखा है। तो वेरिफिकेशन के टाइम में ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से भरिएगा कि वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में लिखी है, वही फादर्स नेम होना चाहिए जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में लिखा है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और वही आप अपना नाम भी लिखें जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में लिखा है। उसके बाद आपको अपना जो फ़ोटो है वो लगाना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ आपको स्कैन करके रखना होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है। The candidates trying to submit more than one application with the different particulars like father's name, this, so with different email ID are advised that such application will be summarily rejected.
तो अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आप कहीं न कहीं से इसमें फँस जाएँगे, क्योंकि आपका नाम, फादर्स नेम, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी कहीं न कहीं से मैच कर जाएगा। अगर आपकी शक्ल भी मैच कर जाएगी, तो उस परिस्थिति में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसमें लिखा है कि आप एक ही एप्लीकेशन अपना फिल कीजिए, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन मत डालिए। आपका एक में ही कंसिडरेशन हो जाएगा अगर आप उसमें मेरिट में आते होंगे। फिर लिखा है कि आपको अपना जो फ़ोटोग्राफ है वो कैसे स्कैन करना है। 3.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर जो फ़ोटो है वो लगाना है आपको। 3 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। 100 डीपीआई में आप इसको स्कैन करेंगे और जो साइज़ होना चाहिए 20 से 70 किलोबाइट्स की फ़ाइल बनेगी। बहुत बड़ी फ़ाइल होगी तो अपलोड नहीं होगी, तो इसलिए आप उसको छोटा करना पड़ेगा आपको, फ़ाइल को, उसके पिक्सेल्स को कम करना पड़ेगा अगर बड़ी फ़ाइल होगी तो। उसके बाद आप अपने सिग्नेचर भी स्कैन करेंगे और सिग्नेचर का भी साइज़ यही होगा, 3.5 सेंटीमीटर स्कैन करेंगे और 100 डीपीआई में फिर उसको स्कैन करके 20 से 30 केबी की फ़ाइल उसमें बनेगी सिग्नेचर की आपकी, तो ये भी इसमें मेंशन है। लास्ट डेट मैं पहले बता चुका हूँ, 10 फरवरी 2024 है। इस चीज़ को आप देख लीजिए। कोई भी आपको फिजिकल कॉपी, डाक से कोई भी कॉपी आपको नहीं भेजनी होगी अपने एप्लीकेशन की, सिर्फ ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है। ट्रेनिंग पीरियड जो है नॉर्मली 1 साल का रहेगा और इसमें आपको नो हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड, ये इसमें ऑलरेडी लिखा है। तो आप एक एग्रीमेंट करेंगे, फिर फिटनेस, मेडिकल फिटनेस करेंगे और ये सब चीज़ इसमें मेंशन है। हेल्प डेस्क भी इसमें जो है अवेलेबल रहेगा वेबसाइट पे 10-1 से लेके, और जब तक लास्ट डेट एप्लीकेशन की रहेगी, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। इन सारी इंस्ट्रक्शंस को आप इसमें पढ़ सकते हैं और सब डिटेल्स मेंशन करी। फिर जैसा मैंने कहा था कि एनेक्स्चर्स दिए हैं लास्ट में, तो जैसे ये कास्ट सर्टिफिकेट है, पहला है एनेक्स्चर 1, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST कैंडिडेट। तो जो SC/ST कैंडिडेट है उनको इस फॉर्मेट पे सबमिट करना है, किसी और फॉर्मेट पे आप सबमिट मत कर दीजिएगा। इसी फॉर्मेट पे आप सर्टिफिकेट बनवाइए और फिर उसको सबमिट कीजिएगा। वैसे ही जो OBC वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी इस फॉर्मेट में सबमिट करना होगा। ये एनेक्स्चर 2 में दिया है, एनेक्स्चर 2 में दिया है OBC कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद जो डिक्लेरेशन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा, तो इसका परफॉर्मा भी दिया है, तो ये भी इसमें दिया है। इसमें किसके सिग्नेचर्स होंगे ये आपको देखना पड़ेगा। और फिर जो हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट्स हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो उनको ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि हम लोग EWS में क्यों आते हैं, और इस फॉर्मेट में वो सबमिट होगा। और इसको आप स्कैन करके ये सारे सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और 10 फरवरी से पहले बनवाना पड़ेगा ताकि आप इसमें अप्लाई कर सकें। फिर आता है मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट, ये एनेक्स्चर 4 में दिया है कि मेडिकल फिटनेस आपका क्या होना चाहिए। तो ये भी सारा आपका जो डॉक्टर हैं वो सब इन सब चीज़ों पे सिग्नेचर करके आपके लिए इसी फॉर्मेट पे सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, वरना आपको बाद में दिक्कत आएगी किसी और सर्टिफिकेट पे अगर आपने बनवा लिया। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको इसी सर्टिफिकेट, इसी फॉर्मेट पे इसको बनाना है। फिर आता है डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट कि पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो उनके लिए क्या फॉर्मेट रहेगा, उसके लिए भी फॉर्मेट दिया है एनेक्स्चर 5 में। फिर एनेक्स्चर 5B में दिया है जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का दूसरा फॉर्मेट है। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का तीसरा फॉर्मेट है बेंचमार्क डिसेबिलिटी का। तो इन सब सर्टिफिकेट्स को आप देख सकते हैं, इन सब फॉर्मेट्स को देख सकते हैं। और फिर जहाँ से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला, उसकी और डिटेल्स इन्होंने लिखी है। तो कुल मिला के ये सारी की सारी डिटेल्स हैं इसमें, और आपको क्योंकि ऑनलाइन ही सबमिट करना है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारे सर्टिफिकेट्स को भी देख लें और सारी अपनी एलिजिबिलिटी पहले चेक करें और सारे सर्टिफिकेट्स अपने पास रखें, सारे स्कैन करके रखें, फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स और सारे डॉक्यूमेंट्स, तब आप अपलोड करने के लिए बैठें तो बढ़िया रहेगा। अब भाई थोड़ा सा चल के देखते हैं कि जो एप्लीकेशन का सिस्टम क्या रहेगा और कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा RRC जयपुर में। तो या तो आप इस लिंक से क्लिक कर सकते हैं या आप गूगल में जाके RRC जयपुर लिखेंगे, RRC जयपुर। तो गूगल में हमने टाइप किया RRC जयपुर और फिर ये रेलवे रिक्रूटमेंट जो सेंटर है जयपुर, इस पे हम लोग आ गए और ये RRC जयपुर का पोर्टल है। इस पोर्टल पे पहुंचने के बाद RRC जयपुर के पोर्टल पे जब आप पहुंच जाएंगे, उसके बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए रिक्रूटमेंट लिखा है अप्रेंटिस 1/2024। तो जब हम इसमें क्लिक करते हैं इस वाले अप्रेंटिस वाले में, तो ये आपके सामने खुल गया और इसमें लिखा है कि पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट 2 जनवरी 2024 और फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन 10 जनवरी को शुरू हो चुकी है और 10 फरवरी तक चलती रहेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। और फिर इसमें फ़ी की डिटेल्स भी लिखी है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 100 रुपये फ़ीस होगी और SC/ST फीमेल और फिजिकली
जो विद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, ये इसमें लिखा है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 टैब्स दिए हैं, एक न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है और एक एप्लीकेशन लॉगिन लिखा है। तो सबसे पहले जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करेंगे। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करेंगे, ये पेज आपके सामने खुल गया और इस पेज में क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है कि नेम एज़ गिवन इन 10th सर्टिफिकेट। तो जैसा आपका 10वीं के सर्टिफिकेट में नाम लिखा है, वैसा ही आप एग्जैक्ट नाम लिखेंगे। फादर्स नेम विदाउट मिस्टर और श्री, फादर्स नेम लिखेंगे सीधा, उसमें मिस्टर श्री कुछ नहीं लगाएंगे। मदर्स नेम विदाउट श्रीमती श्रीमती कुछ नहीं लगाएंगे, आप सीधा मदर्स नेम लिखेंगे जैसा आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में लिखा हो। उसके बाद आप जेंडर में क्लिक करेंगे, मेल फीमेल में, इसमें से आप एक सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे SC ST OBC या जनरल। तो इसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे, मान लिया OBC है। और फिर किस बोर्ड से आपने अपना 10वीं पास किया है, तो ये सारे बोर्ड के नाम इसमें लिखे हैं, तो सारी स्टेट के। अगर आपने हरियाणा के बोर्ड से पास किया है तो हरियाणा है, J&K, झारखंड, पंजाब, ये सब बोर्ड इसमें लिखे हैं ऑलरेडी। तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि हमको किस बोर्ड से हमने पास किया है, तो उसके हिसाब से आप इसमें अपना जो सिलेक्शन है वो इसमें कर लेंगे। और अगर इसके अलावा कोई बोर्ड है इसमें जो नहीं है, तो उसमें एनी अदर करके फिर उस बोर्ड का नाम आप लिखेंगे आगे। फिर आता है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो भाई जैसा 10वीं के सर्टिफिकेट में आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा वही आप इसमें फिल करेंगे। और डिसेबिलिटी स्टेटस इसमें अगर है तो यस नो में यस करके, और फिर फर्दर फॉर्म खुल जाएगा आपके पास कि आपको किस कैटेगरी में डिसेबिलिटी है। तो जिसका आपने सर्टिफिकेट आपके पास है डिसेबिलिटी का, उसी को सेलेक्ट करिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देंगे और ये वाला विंडो आपके पास नहीं खुलेगा। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस नो करेंगे और फिर उसकी डिटेल लिखेंगे, एक्स सर्विसमैन किस कैटेगरी में है ये आप करेंगे। अगर ये नहीं है तो फिर एक्स सर्विसमैन में आप नो कर देंगे, ये वाली विंडो आपके सामने नहीं खुलेगी। फिर आता है कि किस साल में आपने अपना 10वीं पास किया, 10th स्टैंडर्ड, उसका ईयर लिखेंगे। और आपका रोल नंबर क्या था 10वीं स्टैंडर्ड में, ये भी आप लिखेंगे इसमें। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है इसमें। फिर ईमेल आईडी जो होना चाहिए, फिर एक बार फिर कंफर्म करेंगे ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर एक बार फिर कंफर्म करेंगे मोबाइल नंबर क्या है, अच्छे से चेक करके आप इसमें टाइप कीजिए। और फिर पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा एक अपना, और पासवर्ड की एक पॉलिसी दी है। पासवर्ड पॉलिसी में कि आपके कितने डिजिट होने चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ये आप डेफिनेटली देख लीजिएगा क्योंकि तभी पासवर्ड बन पाएगा। तो पासवर्ड पॉलिसी अगर देखेंगे तो उसमें लिखा है कि 8 से ज़्यादा उसमें संख्या होनी चाहिए नंबर्स की, और उसमें A से Z के बीच में लेटर्स होने चाहिए, और कैपिटल A से Z के बीच में भी होने चाहिए, यानी स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स भी होने चाहिए, और नंबर भी होने चाहिए, और उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए उसमें। तो स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, और 8 से ज़्यादा कुल संख्या होनी चाहिए, तभी आपका पासवर्ड इसमें बन पाएगा। फिर आप पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और एक सिक्योरिटी कोड आएगा, तो उस सिक्योरिटी कोड को जब आप यहाँ पर डालेंगे तो फिर आप इसमें रजिस्टर में क्लिक कर देंगे। अब आपके पास एक लॉगिन आईडी बन गया आपका, और आपका पासवर्ड भी आ गया, तो आप रजिस्टर हो गए। तो नॉर्मली आपको ईमेल या फ़ोन नंबर से रजिस्टर कर लिया जाता है, तो उसमें आप रजिस्टर हो गए। फिर जब आप रजिस्टर हो जाएंगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। तो फिर दोबारा से जाके आप फिर एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने एप्लीकेशन खुला, तो भाई इसमें लिखा है कि आप ईमेल आईडी पासवर्ड से जानना चाहते हैं कि ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ से जानना चाहते हैं। तो आपने जो पासवर्ड बनाया है वो आप याद करके लिख लीजिएगा कहीं, संभाल के रखिएगा। तो वो आईडी पासवर्ड से आप जाके इसमें खोल सकते हैं, या फिर अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप डेट ऑफ बर्थ से भी जा सकते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th के सर्टिफिकेट में लिखी होगी, तो उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। तो ये एंटर करने के बाद आप ईमेल आईडी अपना एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर यहाँ लॉगिन करेंगे, तो आपके सामने एप्लीकेशन का विंडो खुल जाएगा। अब एप्लीकेशन का विंडो जब खुल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपने फॉर्म सारे के सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे एक एक करके। तो और फिर लास्ट में आपके पास फीस सबमिशन वाला आएगा पोर्टल, जहाँ पे आप अपनी 100 रुपये की फ़ीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल से सबमिट करेंगे और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर है, इसको आप फॉलो करिए। 1646 पोजीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और मेरी शुभकामनाएं उन सब लोगों के लिए जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। और आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई करिए। कहीं कोई दिक्कत अगर होती है तो आप कमेंट्स में इसमें पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपके सामने इसमें आऊँगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं लोग, ITI वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 1646 पोजीशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। रेलवे एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है,
तो आप इसमें अप्लाई करिए। कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। 10 फरवरी लास्ट डेट है, उससे पहले आप डेफ़िनेटली अप्लाई करिए, अपने सारे सर्टिफ़िकेट्स के साथ तैयार होके रजिस्ट्रेशन करिए। मेरी शुभकामनाएँ हैं और किसी दूसरी अपॉर्च्युनिटी के साथ बहुत जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।